नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। आज बीजेपी के प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। राजधानी जयपुर में संकल्प जो है वो लिया गया कि कैसे जनता के सुझावों को शामिल करके और राजस्थान की जनता से ये समझना है कि उन्हें क्या चाहिए अपनी सरकार से। उसके बाद तैयार होगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जो समिति बनाई गई है उसके जो अध्यक्ष हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने पूरी रूपरेखा रखी और उसके बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक-एक करके अपनी बात को यहाँ पर रखा। पार्टी के नेताओं ने जो बात आज रखी है वो कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुंच पाई है, ये सवाल है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 की तैयारी पूरी हो गई है और मिशन 2030 जो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश की जनता के सामने है, उसमें क्या कुछ है, ये भी हम विस्तार से समझेंगे। और इन दोनों प्रयासों से जो राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उसके बीच आरएलपी ने भी हुंकार भरी है। वो भी जोधपुर जाके एक तरफ प्रधानमंत्री जोधपुर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे हैं। देखना जबरदस्त होगा कि किस तरह से जोधपुर की राजनीति सूर्य नगरी में इस बार तूफान, सुनामी और भी राजनीतिक तापमान पारा जो चढ़ाने की जो कोशिश है, वो कौन कामयाब होता है यहाँ पर। आज हम इसी पर विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ वेद माथुर जी हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस की प्रवक्ता और मुराद अली शेख हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मुराद अली जी, क्या संदेश देने में कामयाब हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आए? निश्चित तौर पे मीना जी, कि जब भी किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े नेता जब अपने परिवार में अपने सदस्यों के बीच में पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है और जो है एक संभावना जो है वो तलाश की जाती है। यहाँ पर भी निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो तो लगातार रूप से कार्यकर्ताओं से रूबरू संवाद भी कर रहे हैं और लगातार रूप से जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने जिन आकांक्षा रथों को आज हरी झंडी दिखाई है, वो 51 आकांक्षा रथ हैं, जो प्रत्येक जिले में जाकर उस जिले के समस्याओं की बात करेंगे, उस जिले में जो समस्याएँ चल रही है और उनका समाधान किस तरीके से हो सकता है, उस पे जनता के बीच में जाकर सुझाव माँगेंगे और उन सुझावों के आधार पे निश्चित तौर पे हमारी पार्टी राजस्थान में अपना एक बेहतरीन से बेहतरीन घोषणा पत्र बनाकर जनता के बीच में उसे प्रस्तुत करेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज एक अच्छी शुरुआत होगी। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? कितना समय लगेगा इस काम को घोषणा पत्र तक पहुंचने में? देखिए मीना जी, आज तो फिर ये यात्रा को हरी झंडी दी गई है, तो आप ये समझिए कि निश्चित तौर पे हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में जो है, हमारे ये सुझाव हम तक पहुँच जाने चाहिए, ऐसी एक संभावना है। और निश्चित तौर पे जो है, उन सुझावों के आधार पर ही हमारे शीर्ष नेतृत्व और आलाकमान उन सुझावों को पूरा ध्यान में रखते हुए राजस्थान की लोकल जो समस्याएँ हैं, राजस्थान के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के समाधान के लिए, ठोस समाधान के लिए एक मजबूत घोषणा पत्र की जो है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी मीना जी। हफ्ते और 2 हफ्ते यानी कि लगभग 2 हफ्तों के भीतर ये पूरा कितने जो रथ है ये कितनी जगह तक पहुंच पाएंगे, कितनी विधानसभाओं में जा पाएंगे और इसमें कितने लोगों का सुझाव लेने का टारगेट है? देखिए मीना जी, राजस्थान की 7-8 करोड़ जनता जो आज गाँवों में बसती है, शहरों में बसती है, तो निश्चित तौर पे आप देख लीजिए एक विधानसभा के लिहाज से 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजस्थान में तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे 51 रथ हैं। तो निश्चित तौर पे भी आपने देखा होगा परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यकर्ताओं में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। जगह-जगह बहुत भव्य स्वागत हुए और जनता के बीच में हम जब हमारे कार्यकर्ता गए तो उन्हें पता चला कि किस तरीके से जो लोग हैं तैयार बैठे हैं इस सरकार को सत्ता से बाहर धकेलने के लिए। तो जब कार्यकर्ता के बीच में कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छे सुझाव प्राप्त होते हैं। जी, प्रतिष्ठा यादव जी, एक तरफ जनता से
पूरा फीडबैक लेने का संकल्प रथ रवाना करके घोषणा पत्र में लोगों से सुझाव का तरीका बीजेपी ने अपनाया है। और दूसरी तरफ इस जो पूरी की पूरी संकल्प पत्र है, इसकी जब शुरुआत में आकांक्षा रथ की जब बात हुई थी और शुरुआत में आकांक्षा पेटी की जब चर्चा हुई थी, उसके बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री का विजन डॉक्यूमेंट 2030 की बात चर्चा में आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस काम को बेहद रफ्तार से किया, ज्यादा रफ्तार से किया। मुख्यमंत्री का विजन डॉक्यूमेंट तैयार, कितने लोगों के सुझावों को शामिल किया गया है प्रतिष्ठा जी इसमें? सभी के सुझावों को दिन में 2023 का जो डॉक्यूमेंट्स तैयार रहा है वो जल्दी पूरा आपके सामने रखा जाएगा मीडिया के सामने। लेकिन अब देखिए कि प्रतिष्ठा जी आप सुन नहीं पा रहे, आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको प्लीज रिजॉल्व करिए। और मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी इनका ऑडियो वीडियो पहले चेक करें ताकि लाइव में इस तरह की इश्यूज नहीं आए। वेद माथुर साहब मैं आपके पास आती हूँ। प्रतिष्ठा जी फिर से बोलिए, बोलिए एक बार फिर से बोलिए। आपकी वॉइस मेरे पास आ रही है, आपको नहीं? बिल्कुल, लेकिन आपको हमारे पैनल के लोग सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, इको हो रही है आपकी आवाज। एक बार फिर से बोलने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, आप नहीं सुना दे रही तो मैं एक बार वापस करके ज्वाइन कर ले। जी वेद माथुर साहब, जी, ये जो जी, 51 रथ जो इन्होंने बीजेपी ने रवाना किए हैं आज, और ये घोषणा पत्र बनाने में लोगों के सुझावों को शामिल करने के लिए इन रथों को रवाना किया गया है, क्या बेहतर नहीं होता पार्टी इन रथों में अपने उम्मीदवारों को भी बैठाकर अगर फील्ड में भेजती तो उससे फीडबैक ज्यादा बेहतर ढंग से ले पाती, या फिर उम्मीदवारों पर पार्टी से फीडबैक में ईमानदारी नहीं आती, कुछ इस तरह की बात है इसलिए पहले इनको रवाना किया गया है और उसके बाद लिस्ट निकलेगी? देखिए, पहली बात तो हम सभी को ये समझनी पड़ेगी कि एक सामान्य व्यापारी होता है, वो अपना प्रोडक्ट बना के जनता के सामने रखता है, जनता पे थोपता है। लेकिन समझदार व्यापारी होता है, वो पहले जनता से फीडबैक लेता है और अंडरस्टैंड करता है कि उन्हें किस तरह का उत्पाद चाहिए और वैसा उत्पाद बना के वो बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है, तो वो ज्यादा बिकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के मन में क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, ये जानने के बाद घोषणा पत्र अपना बनाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी राजस्थान की ऐसी नहीं है जिसको ये सब पता नहीं हो कि राजस्थान में क्या समस्याएं हैं और क्या घोषणा पत्र में आना है। क्योंकि घोषणा पत्र की 90% बातें बीजेपी ने लिख रखी होंगी, तैयार कर रखी होंगी, लेकिन जनता से जुड़ने का लाभ यह है कि मान लीजिए हम सीधे सीधे घोषणा पत्र में लिखते हैं कि वे पेयजल की समस्या का समाधान करेंगे, दूसरी तरफ लाखों लोग आपको फीडबैक देते हैं पेयजल का, तो जब आपका घोषणा पत्र आएगा तो उन लोगों को लगेगा कि उनकी पीड़ा को आपने आवाज दी। अपनी ओर से आप बोलते हैं तो कनेक्ट नहीं बनता। तो बीजेपी क्या है, इस तरह का कनेक्ट बनाने की प्रयास कर रही है। अब आपने बात कही प्रत्याशियों, तो देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, प्रत्याशियों का चयन आसान नहीं है। आज के 25 साल 50 साल पहले आसान था कि जिसको भी बड़े नेता बोल देते थे वो चुनाव लड़ लेते थे, लेकिन आजकल रणनीति के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से कौन सा उम्मीदवार लोकप्रिय है कौन सा नहीं है, उसके लिए निजी सर्वे भी करवाए जाते हैं, पार्टी अपने स्तर पे भी सर्वे करती है, तो ये बड़ा टीडियस काम है। और इस पिटारे को हर राजनीतिक पार्टी बाद में खोलना चाहेगी। अब जो ही मान लो आपने पिटारा खोल दिया तो 10 प्रत्याशी हैं जो बीजेपी का टिकट चाहते हैं, तो जिसको आपने टिकट दे दिया, आप मान के चलिए कि 9 प्रत्याशी तो जो टिकट के दावेदार हैं वो पहले दिन से ही शांत हो जाएंगे, वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो भाजपा का प्रयास है कि अभी सबको काम पे लगाए रखो, फिर धीरे से अंतिम समय में जब मजबूरी हो जाए, लास्ट डेट ही आ गई है, तब प्रत्याशियों के नाम घोषित करें। जी बिल्कुल। प्रतिष्ठा जी आप सुन पा रही हैं?
आप लोगों में से किसका वीडियो, किसके फोन में कोई वीडियो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है? वहां से पलायन कर चुके हैं। वर्तमान में स्थिति ऐसी परपोटे की तरह दशा तो पूरे राजस्थान में सबसे बुरा हाल है परपोटे का है, क्योंकि परपोटे में केवल कांग्रेस करती है। आप लोगों में से किसी के फोन में कोई वीडियो चल रहा है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है? महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। महेश शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पर वेद माथुर साहब ने बताया कि बीजेपी तैयारी कर रही है, जनता से पहले फीडबैक ले रही है, और जब पूरी तरह माहौल बन जाएगा, जनता के बीच ये रथ पहुंचेंगे, आपको क्या लगता है 2 हफ्ते में 51 रथ विधानसभा लगभग 200 कवर कर लेंगे? देखिए, ये जो बात है कि जिस तरह से ये आकांक्षा रथ जो रवाना किए जा रहे हैं, एक प्रयास तो अच्छा है। अब ये है कि इसमें सुझाव क्या आते हैं। सामान्य रूप से स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, पानी है, बिजली है, रोड है और ये वगैरह, सब राजनेताओं को ये मालूम है कि मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों में ये चीजें उभरती है। वहीं कुछ ऐसी जो योजनाएं जो आधारभूत ढांचे से भी जुड़ी होती हैं, उनमें हो सकता है कि कुछ विशेषज्ञ तो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आम सामान्य व्यक्ति नहीं दे पाता। अब जो मुद्दे जो वर्तमान में जो देश के परिप्रेक्ष्य में दे दे या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, उस पर कितने सामने आते हैं, ये देखने की बात है। आम आदमी ये नहीं बता पाएगा कि भाई गरीबी कितनी है, हमारी गरीबी दूर करने के लिए आपने क्या किया या करनी चाहिए, या और कुछ बातें जो भी महंगाई से जुड़ी हो या और कोई चीजों से जुड़ी, क्योंकि वो आंकड़ों में नहीं बैठता, वो तो बिल्कुल हकीकत समझता है। अगर ये 2 हफ्ते में ये, जैसे कि गाँव ने एक एक रथ अगर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है और वो कर लेंगे, तो ये बड़ा कोई काम ऐसा है नहीं है। किसी भी गांव में अगर आप चले तो जितने जो गांव हैं हमारे, उसमें ये संभव है कि ये 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में पूरा कार्यक्रम हो सकता है। घोषणा पत्र की तैयारियां हो सकती है। जैसे वेद जी ने जो बात कही है, उसमें बहुत दम भी है कि घोषणा पत्र तो लगभग करीब करीब तैयार है, उनके खाके तैयार है, सिर्फ एक उनको जनता का इन्वॉल्वमेंट इसमें जोड़ना होता है। तो जनता भी ये सोचती है कि हाँ भाई हमसे जुड़े हैं। उसी तरह का कंसेप्ट जो है, आप ये 2030 का जो है विजन वाली जो बात है, जो कांग्रेस ने जो की है, वो भी एक नई पहल है। होना यही चाहिए कि जो भी मतलब राजनीतिक दल हैं, वो ये देखें हमारे देश में, हमारे प्रदेश में किस तरह की आवश्यकताएं महसूस की जा रही हैं। नए परिवेश के हिसाब से आजकल ये दूर संचार वाली जो व्यवस्था है, कम्युनिटी वाला जो है, जुड़ाव वाला मामला है, और जितने भी जो आपके जो अपराध से कानून व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं मामले, ये सारी चीजें देखने की, आज आम आदमी की सोच जो है वो भी वैज्ञानिक तरक्की के साथ भी जुड़ी हुई है। तो वो वैज्ञानिक तरक्की का मतलब है कि उसकी जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे नेटवर्क की है और ये वगैरह, ये कई चीजें ऐसी है जिसको मतलब सुधार करने की आवश्यकता है। आपने बना दिए, लेकिन अगर वो मोबाइल दे दिए, मोबाइल में कनेक्टिविटी नहीं मिली, इंटरनेट की वो नहीं मिली, अगर उसको कनेक्टिविटी नहीं मिली तो उसका फायदा क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं बुनियादी, शिक्षा है, हेल्थ है। हालांकि इसमें मौजूदा जो कांग्रेस सरकार ने जो अच्छे स्टेप्स लिए हैं, स्वास्थ्य का अधिकार, चिरंजीवी योजना और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसके बारे में उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक पहुंचा, तो ये भी एक सामने आएगा। पार्टी अगर ये जगह जगह 2 में अंतर है। एक तो आप किसी को सभागार में आके बुलाते हैं और एक जनता के बीच जाते हैं। तो जनता के बीच और जो धरातल पे क्या स्थिति है, उसका आकलन बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकता है। ये जो है
मैं जहां तक समझ महेश हाँ जी, एक बात और भी है, बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन जो राजनेता है, राजनीतिक दल है, वो तो 365/24 जनता के बीच भी रहते हैं। फील्ड में ही उनका काम है, उनका बूथ स्तर तक जो मैनेजमेंट है, तो उसमें चुनावों से ठीक पहले मुराद अली जी, इस पूरे 5 साल अगर विपक्ष में रहकर आप इस काम को लगातार कर रहे होते, तो लास्ट मोमेंट में आप आज रथ रवाना कर रहे हैं, 1 सप्ताह में आप फीडबैक ले लेंगे। इसकी बजाय आप थोड़ा और समय लेकर भी ये फीडबैक का काम कर सकते थे, या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? जैसा कि वेद माथुर जी ने कहा कि बाकी तो तैयारी है, बस एक फाइनल राउंड लोगों से पूछना है और फिर आगे बढ़ना है। मीना जी, मैं 1 मिनट हस्तक्षेप करना चाहूंगा आपकी बात पे। आपने कहा कि लास्ट में अंतिम समय में ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, कॉन्शियसली है मैम, जो पहले के एफर्ट्स हैं वो जनता के ध्यान में नहीं आएंगे। जो आज एफर्ट हो रहे हैं, आज जो बीजेपी कर रही है, उसके लिए अभी लोहा गर्म है। अभी तो उसको दिखाना है कि हम आपके बीच में, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। प्रतिष्ठा जी, आपने ऑडियो ऑन कर रखा है। प्रतिष्ठा जी, आप अपना ऑडियो अभी ऑफ करिए, ताकि वेद माथुर साहब जो बोल रहे हैं वो क्या आप प्रतिष्ठा जी का ऑडियो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और चुनाव के मद्देनजर मेरी कांग्रेस को सलाह है कि कांग्रेस पार्टी अपना ऑडियो सही रखे। ऑडियो सही रखना बहुत जरूरी है। मैंने तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के प्रवक्ताओं को कहा है कि आप प्रतिष्ठा जी प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए एक बार प्लीज प्रतिष्ठा जी, बाकी लोग भी नहीं बोल पा रहे। प्रतिष्ठा जी प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए आप, ताकि बाकी लोग पैनल में बोल सके, वो भी नहीं बोल पा रहे। आपको अपना ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। हाँ जी, अब ठीक है, प्लीज। थैंक यू प्रतिष्ठा जी। तो आप वेद माथुर जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस ये जो लोगों से फीडबैक ले रही है, इसमें लेट हो गई है, लेकिन उनके लिए उपयुक्त समय है। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आप क्या करते हैं वो जनता की स्मृति में, मेमोरी में रहेगा। आपने 6 महीने, साल पहले क्या किया वो मेमोरी में नहीं रहेगा। इसलिए आप देखिए, पिछले साल 6 महीने से दोनों राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, अचानक सक्रिय हो गई है। पहले ना भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्रिय थी, ना कांग्रेस इतनी सक्रिय थी। अब दोनों पार्टियां पूरी सक्रिय हैं। कोई भी मुद्दा है, चाहे वो सड़क पे दुर्घटना का मुद्दा है या और कोई पुराना मुद्दा है, कन्हैया जैसा, दोनों तरह के छोटे बड़े सब तरह के मुद्दों को लेके दोनों पार्टियां अब सक्रिय है, और उनके लिए ये सही समय है। उनको ऐसा लगता है कि ये चुनाव से ठीक पहले का समय है, ये सही समय है। वेद माथुर साहब, मुझे लग नहीं रहा है, मेरी कोशिश और मेरी आदत है कि आपको सामने वाले हमारे मेहमानों से पूरी बात ठीक से निकलवानी है, तो आप थोड़ा सा कम समझदारी से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप उनसे पूछ पाएंगे। तो मैं मुराद अली जी से जानना चाह रही थी पार्टी का वो क्या स्टैंड कहते हैं, बिकॉज जनता के बीच में अगर आप 365 दिन 5 साल लगातार रहे, तब तो इसकी नौबत ही नहीं आई। तो नौबत इसलिए है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो आप 4.5 साल 4 साल लगभग उस मुद्रा में रहते हैं कि ठीक है चुनाव आएगा तब काम करना है। विपक्ष का काम अगर चुनाव आएगा तब नहीं होकर लगातार चलता रहे, जिस तरह से शैडो कैबिनेट, ये वो तमाम चीजें, तमाम बातें हुई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो अगर वो होता तो ऐसा नहीं करना पड़ता। अभी जो सांकेतिक यात्रा है, सवाल ये है मुराद अली जी कि सांकेतिक संकल्प यात्रा कितनी मदद करेगी आपकी? देखिए मीना जी, आपके एक ही सवाल में कई सारे सवाल थे, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक मैं पूरे जवाब आप तक पहुंचा सकूं। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि जनता से अगर जुड़ाव आपका लगातार 5 साल रहा होता भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको संकल्प रथों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आकांक्षा रथों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि आज का जो ये आकांक्षा रथों का जो कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू किया है, ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ जनता से सुझाव लेने के लिए, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए ये आकांक्षा रथों का कार्यक्रम किया गया है। अब जैसा कि बड़े भाई माथुर जी ने फरमाया कि आपके 90% मैनिफेस्टो तो करीब करीब तैयार हो गया होगा,
तो ये समझ लीजिए बहादुर साहब की उस 10% की पूर्ति करने के लिए ये आकांक्षारत राजस्थान की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं मीना जी, एक होता है वेद जनता माथुर से जी, आप संवाद। भी अपना ऑडियो ऑफ करिए प्लीज, अपना ऑडियो। वेद माथुर साहब, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी बोले मुराद अली जी। मीना जी, एक होता है जनता से लगातार रूप से संवाद कायम रखना, और दूसरा होता है कि जनता के सुख दुख में भागीदार बनते हुए सरकार को चेताने का आंदोलन के माध्यम से काम करते रहना। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल सरकार की नाकामियों के खिलाफ, चाहे वो विधानसभा घेराव की बात हो, चाहे हल्ला बोल कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री निवास का घेराव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी 7 मोर्चों ने इस सरकार को घेरने का काम किया। हर मोर्चे पर, चाहे रिट के घोटाले की बात हो, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीठ पे लाठियां खाई है। ये पूरे राजस्थान की 7-8 करोड़ जनता ने देखा है मीना जी। और यहाँ पर जितने भी घोटाले हुए, जिस तरीके से ये लगातार रूप से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है राजस्थान में, इन सब तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता की बातों को सामने रखने से कभी पीछे नहीं हटी। और अब जनता के बीच में एक सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के आकांक्षारत पहुंच रहे हैं कि मैनिफेस्टो में किस तरीके से उन समस्याओं के समाधानों को जगह मिल सके। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन वैसे भी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन है, तो इसलिए सब वर्ग को साधना और सब वर्गों के बीच में जाकर उनकी नब्ज टटोलना, मैं समझता हूं कि पार्टी को निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन तौर पे अनुभव का लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, और हमारे मैनिफेस्टो में मजबूती आएगी, ताकत आएगी। तो इसमें मुराद अली जी, हाँ, इनमें जो नेताओं की उपस्थिति है वो किस तरह की नेताओं की होने जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ पर वैसे तो एक संयोजक और एक सह संयोजक हमारी तमाम यात्राओं में संगठन की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे विजय संकल्प यात्रा रही हो, चाहे परिवर्तन यात्रा रही हो, और भी किसी प्रकार की हमारे यहाँ जो संगठनात्मक यात्राएं हैं, उनमें हमारे एक व्यवस्था दी हुई है कि संगठन की तरफ से एक संयोजक और फिर एक उप संयोजक की व्यवस्था होती है, सह संयोजक उनके साथ होते हैं। इसमें प्रदेश स्तरीय नेता जो है, निश्चित तौर पे स्थानीय जो राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पे वो सुपरविजन के लिए इन रथों में रहेंगे, और उनकी तमाम व्यवस्थाएं जो होती, सारी जो रूपरेखा तय होगी, वो इनके दिशा निर्देशों से तय होगी मीना जी। जी प्रतिष्ठा जी, आई एम श्योर अब आपका इंटरनेट ठीक से काम कर रहा होगा, आपने स्पीकर भी अपना ठीक कर लिया होगा। 2030 के विजन में क्या तस्वीर उभर कर आई है, कैसा देखना चाहती है कांग्रेस पार्टी राजस्थान को 2030 में? राजस्थान जनता चाहती है, वैसे कांग्रेस पार्टी में हर जनता को शामिल किया है। जनता की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी सामने जो जनता चाहती है वही काम, और ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने भी नहीं सुन पा रहे हैं प्रतिष्ठा जी, आपको प्रतिष्ठा जी नहीं सुन पा रहे हैं, प्रतिष्ठा जी नहीं सुन पा रहे हैं, बात को भी सुन कोशिश बीजेपी ने की है, तो ये अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी अपने बात कहते आए, उनके दिल की बात इन्होंने नहीं सुना, और आ गया है कि अब इस देश के दिल की बात भी सुनी जाएगी। लोग जैसा चाहते हैं सरकारें करे, ये आज का समय है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है जनता के लिए काम करना। कांग्रेस पार्टी ने तो ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस का मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की। दूसरी बात की ये लोग राजनीति करते हैं, भ्रम करते हैं, ये जो संकल्प की बात कर रहे हैं कि संकल्प यात्रा निकाल लोगों से, आवाज नहीं आ रही है, आप इनको काटना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, हमें बहुत खेद है कि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में भी हमारे दर्शक जो कांग्रेस पार्टी का मत व्यू समझना चाहते हैं वो वंचित रह रहे हैं, लेकिन प्लीज आप इसे ठीक करिए। और मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी, ध्रुव, कृष्णा, प्लीज इनका ऑडियो किसी भी तरह ठीक कराएं, जो भी इनकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करें, जब तक मैं दूसरे लोगों से बात करती हूँ। प्लीज प्रतिष्ठा जी, आप प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। वेद माथुर जी, मुराद अली जी ने कहा कि जब हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार आते हैं तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है।
लेकिन आप तो अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र का सिद्धांत जो है वो कहता है कि मतलब एक वस्तु की उपयोगिता वो वस्तुओं पर लागू है, लेकिन वो उतना ही रिश्तों पर भी लागू है और कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी लागू है कि जिस चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है, उसकी अहमियत कम हो जाती है। जेपी नड्डा जितना ज़्यादा या प्रधानमंत्री जितना ज़्यादा राजस्थान आ रहे हैं, क्या उसमें अर्थशास्त्र का नियम लागू होगा? या फिर यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर जो है कि नहीं, प्रधानमंत्री आ रहा है तो कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल जो अटैचमेंट या साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की जो कोशिश है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी ज़्यादा प्रभावी होगी या अर्थशास्त्र का नियम ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेगा जनता के बीच? देखिए मीना जी, मैं गुजरात में जब पोस्टेड था उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनको काफी नजदीक से ऑब्जर्व करता रहा हूँ। तो पहली बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि इवेंट मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन, इसमें बीजेपी का कोई सानी नहीं है। उनको अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं राजस्थान के अंदर या किसी चित्तौड़ में, जयपुर में, तो उसको नेशनल मीडिया भी जबरदस्त लाइव कवरेज देता है। तो जब बार बार प्रधानमंत्री अपने मुद्दे उठाते हैं, बार बार वो कांग्रेस की दुखती नस जो है, जैसे बेरोजगारों के साथ जो धोखा हुआ पेपर लीक कांड में, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, आपकी बैड गवर्नेंस है, ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात है, या कहीं पानी का संकट है, तो वो मुद्दों को जिस तरह छूते हैं, तो वो कांग्रेस की दुखती नस को टच करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी मुद्दे को यदि कोई स्थानीय नेता उठाता है तो वो बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया में कवर नहीं होती, लेकिन यदि मोदी जी उठाते हैं, नड्डा जी उठाते हैं, तो अभी सारे अखबारों में, सारी टीवी चैनल्स में वो हेडलाइन बनती है। तो इनको मौका मिलता है प्रचार करने का, बिना कोई ज्यादा एफर्ट किए हुए, बिना कोई ज्यादा पैसा खर्च किए हुए। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका नुकसान होता है, इसका फायदा ही है इनको। आज मोदी जी ने जो भी अपनी छवि बनाई है, लार्जर लार्जर देन लाइफ जिसे हम लोग कहते हैं, वो टीवी के माध्यम से ही बनी है। क्योंकि देखिए, भाजपा की जब रैली होती है तो मुझे लगता है कि रैली का जो मंच होता है वो तैयार करते समय वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि टीवी कैमरे में कैसा नजर आएगा, टीवी स्क्रीन पे कैसा नजर आएगा। कांग्रेस के पास ये कुवत नहीं है, तो वो इस तरह की रैलियां करने के लिए उनका नेता भी नहीं है। उनका संकट ये है कि उनके कई नेता तो ऐसे हैं कि वो इतनी रैलियां कर गए तो जो वोट मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उनके पास अच्छे वक्ता है मोदी जी जैसे, उनको पब्लिक से कनेक्ट होना आता है, उनको पता है पब्लिक से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है। अभी मैं चित्तौड़गढ़ की रैली को देख रहा था जहां प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो किस तरह राजस्थान की इतिहास को, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की समस्याओं को और कांग्रेस की दुखती नसों को जिस तरह एक साथ छेड़ रहे थे, ये कला कम लोगों में है और उसका पूरा पूरा लाभ राजस्थान आके ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री बार बार नहीं आएंगे तो जो स्थानीय नेता है उनमें गुटबंदी बढ़ेगी और उनकी गुटबाजी के चलते हुए बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। तो जब प्रधानमंत्री सामने होते हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंप्लेन या फीडबैक आए किसी खुफिया एजेंसी के माध्यम से जो पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो मोदी जी के आने से तो भाजपा को फायदा ही है, नड्डा जी आते हैं तो उनके आने से लाभ ही है भाजपा। यानी कि आपने आपका कहने का मतलब ये है कि जो भीतर में गुटबाजी है, उस गुटबाजी को पनपने ही नहीं दिया जाए और आप लोग लगातार प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह इनकी यात्राओं में और इनकी यात्राओं के जरिए आपकी प्रदेश की जो संकल्प यात्रा है या जो रथ यात्रा है या जितनी भी परिवर्तन यात्रा है, इन सब में आप लोग इतना व्यस्त रहें कि गुटबाजी से पूरी तरह ध्यान हट जाए। महेश शर्मा जी, क्या जी। उसके बाद भी ये मुमकिन हो पाया है बीजेपी में? देखिए, जहां तक अभी तक जो सवाल है कि किस तरह का मतलब गुटबाजी वगैरह है, तो ये इसको तो सही उनका आकलन भी सही है कि वास्तव में भीतर नेतृत्व को लेकर के लड़ाई चल रही है और ये बहुत पहले से ही, जब से सतीश पूनिया को मतलब हटाया था पद से, तब से लेकर के ये सब मुखर रूप में सामने आ रही।
तो ऐसी स्थिति में जो बार-बार में जो है ना, सबसे पहले जो मोदी जी अगर जो कहते हैं कि भाई फूल ही चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल ही चुनाव चिन्ह है, तो इसमें बहुत कुछ बात उनको मतलब छिपा हुआ रहस्य है कि वो क्या है। और ये भी तय है कि पार्टी आला कमान जो उन्हीं को ही माना जाता है आजकल, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो करते हैं, वो फैसला वो ही करते हैं। ये पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप ये देखिएगा केंद्र का जो हाई कमान है वो जो फैसला लेता है वही मतलब मुख्यमंत्री बनता है। और उसके लिए कई तरह के मतलब जो जतन करने पड़ते हैं, कहीं ओट लेनी पड़ती है। ओट लेने का मतलब मंत्री जो है मतलब केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि भाई नहीं, हमारे अलग-अलग कभी-कभी नीतियाँ जो है, कभी प्रोजेक्ट किया जाता है, कहीं परोक्ष में पर्दे में, चूँकि विपक्ष में है ऐसी सूरत में कि कहीं उनमें एकता का अभाव ना हो, इसकी वजह से मैं एक संदेश चला कि जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय राजस्थान में बीजेपी को अपनी जीत की खुशबू आ रही है। वो ये नहीं चाहती कि यहाँ कोई ऐसा मैसेज चला जाए कि जिससे आम जनता में ये बने कि ये भी कोई वही है जो कांग्रेस में अभी तक जो शासन में जो जिस दौरान 5 साल में होता रहा है, उस तरह का वो मतलब यहाँ मतलब संकेत मिले। है सब मन में नेतृत्व का संकट तो रहेगा ही, क्योंकि सबकी आकांक्षाएं हैं। राजनीति में आजकल वो जनसेवा की भावना से कोई नहीं आता है। वो मतलब उसका उपभोग करने के लिए करियर की दृष्टि से प्रोफेशन के रूप में उसे अपनाने लगा है। तो ये चीज तो सामने है ही, तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि मोदी जी का जो जो हर राज्यों में जो चुनाव जहां पे भी होता है वहां पे वो जाते हैं, वो एक चेहरा अपना ऐसा उन्होंने विशिष्ट स्थान राजस्थान ये देश की राजनीति में उन्होंने ऐसा चेहरा अपने आप का स्थापित कर लिया कि जो ईमानदार भी है और दृढ़ निश्चयी भी है, और वो जो कहता है वो उसकी गारंटी भी लेता है। जो उसने जिस तरह से जो भी फैसले लिए हैं, चाहे 370 लिया हो, चाहे और दूसरे जितने फैसले लिए, राम मंदिर का है या जो भी है, वो घोषणाओं के एक वो ये है कि उसको क्रियान्वित करने की गारंटी देते हैं एक चेहरे के रूप में, इस तरह से। और जो बाकी हैं, जो वो है कि कागजी कार्रवाई करते हैं और ये करते हैं वगैरह, वो एक तरह से इनडायरेक्ट में वो दिख जाता है कि भाई ये जो दूसरे जो नेता हैं वो सिर्फ बातें करते हैं और कुछ करते नहीं हकीकत में। तो एक तो ये है कि मतलब जी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्षमा करें मैं बीच में बोल रहा हूँ कि जो इनकी स्ट्रेटेजी है कमल का फूल सामने रखने की मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कहीं, उसका एक कारण यह भी है कि वसुंधरा जी के या शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, भले ही वसुंधरा जी आज मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन वो रही हैं, तो बहुत सारे लोगों को उनसे नाराजगी हो सकती है पर्सनल मुद्दे को लेके या किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेके, किसी संसाधन वितरण के मुद्दे को लेके, तो वो उस नाराजगी को दूर रखना चाहते हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो। अब प्रश्न ये आता है, यदि वसुंधरा राजे का चेहरा सामने नहीं किया है या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं लाए, तो मतदाता नाराज हो जाएगा, बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसका सिंपल जवाब है जो कांग्रेस को खास तौर से समझना चाहिए। तो जब भी मेरी किसी कांग्रेसी से बात होती है, वो कहता है देखना था वसुंधरा जी चमत्कार करेंगी, वो ऐसे वोट काटेगी बीजेपी के, उनका चेहरा सामने नहीं कर रहे हैं, वो हरवा देगी बीजेपी को। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी का जो मतदाता है, वोटर है, या मैं उसको गंदी भाषा में ग्राहक कहूँ, तो भाजपा का जो ग्राहक है वो हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और वो मोदी की जो पर्सनैलिटी है, जो उनका करिश्माई व्यक्तित्व है, उससे जुड़ा हुआ है। और मोदी जी हर चीज को बखूबी कैश करना जानते हैं। जैसे G20 अभी हुआ, अब G20 का आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये एक लंबी चर्चा का, बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने पब्लिक को ये बताने का प्रयास किया, अभी भी प्रयास चल रहा है। सरकार देखें फाइनेंशियल सहायता दे रही है कि आप कॉन्फ्रेंस करें, ये करें, लोगों को बताएं कि साहब इसका G20 का क्या फायदा है। तो कुल मिला के वो लोग जनता से, मैंने कहा ना, कनेक्ट होना जानते हैं और इस एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहते हैं। और उनको ये समझ में आ गया, भाजपा को, मोदी जी को, कि आज एक ब्रांड क्रिएट हो गया, नरेंद्र मोदी। ब्रांड का मीनिंग ये हुआ क्वालिटी का एश्योरेंस, मतलब आपको विश्वास दिलाता है, ब्रांड कोई भी हो, कि क्वालिटी, माल की क्वालिटी अच्छी है।
तो आज भाजपा को पता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनका एक ब्रांड है, जहाँ क्वालिटी एश्योरेंस है, जहाँ ईमानदारी का एश्योरेंस है, जहाँ दृढ़ता का एश्योरेंस है, उसको लाभ ले रहे हैं, ऑफ कोर्स लेते रहेंगे आगे भी। बिल्कुल। प्रतिष्ठा जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं और इस बार प्रतिष्ठा जी एकदम पक्की ठीक करके आई हैं ऑडियो को अपने कि हम जनता तक आपकी बात को पहुंचा सकें। प्रतिष्ठा जी इसमें आपकी गलती नहीं है। पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को मजबूत करना चाहिए और मैंने पिछली बार भी बोला था कि आप डोटासरा जी को सब लोग मिलकर बोलिए कि आप लोगों को इक्विपमेंट अवेलेबल कराएं। ये उनका काम है, पार्टी का काम है। आप पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक अच्छा इक्विपमेंट जिससे कि आप लोग ये इस तरह के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से कर पाएं, अपनी पार्टी का रुख बेहतर ढंग से रख पाएं, जनता से संवाद स्थापित कर पाएं, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। सो अगर इस बात को आप रख पाए। बहरहाल बात ये है प्रतिष्ठा यादव जी की यात्राएं चल रही है इस वक्त, बीजेपी एक वीक के बाद एक यात्रा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुछ यात्रा के अलावा ऐसा कोई किसी तरह का कार्यक्रम नहीं रखा है। ये जो यात्रा की राजनीति है ये बीजेपी के लिए हमेशा मददगार रही है। जब से यात्रा की राजनीति शुरू की है बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर, आपको इसकी जो यात्रा की जो अहमियत है, यात्रा से जो रिस्पांस मिलता है, यात्रा से जो लोगों का कनेक्ट होता है, आपको चिंता होती है इसकी? नहीं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती। और यात्रा जब कभी उसके बाद कोई भी छोटी मोटी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से पद यात्रा में लोग राहुल गांधी के समर्थन में आओ देश को सुना इनकी कथनी जब ये बहुत बड़ा भ्रम था कि ये पता नहीं बहुत सारे बातें 2013-14 के अंदर किए लोगों थे कि हम महंगाई को कम कर देंगे, हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे, लेकिन वो चरम पर पहुंच गई। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। कोई सवाल ही नहीं। मीना जी कोई बात नहीं आ रही आवाज। प्रतिष्ठा जी आप इस कार्यक्रम को एक बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम थी, जिसका क्या समाधान होना चाहिए था, ताकि आप कल जब जुड़े या नेक्स्ट टाइम जब जुड़े तो इस तरह की परेशानी नहीं हो। मुराद अली जी आपके पास किसी का ये तो नेटवर्क का इशू होगा या मैं कह नहीं सकती के साथ प्रॉब्लम आ रही है। अभी डिबेट पे थी पूरा ऐसे आप एक बार देखिएगा प्रतिष्ठा जी कार्यक्रम को, तब आप सुनने की कोशिश करिएगा खुद को। आपको लिंक भेजे हुए हैं, आप देखिए एक बार। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आपका आपके रहने का आप सुन सकते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते। आप चर्चा को सुन सकते हैं और जरूर शामिल रहिए, सुनिए भी, ताकि आपके साथी लोग क्या बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारगण क्या बोल रहे हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। मुराद अली जी, जिस तरह से यहाँ पर 2 वरिष्ठ मेहमानों ने जिस बात की तरफ संकेत किया है वो समझ में भी आता है। एक बड़ा पक्ष है जो राजस्थान में लगातार वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने या वसुंधरा राजे को आगे करने या वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व, करिश्माई, जो भी उनका अब तक का राजस्थान से उनका जो मास लीडर के रूप में एक जुड़ाव रहा है, उसका कैसे बीजेपी फायदा उठाए। और बहुत बार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इस बात को बार बार रखा है। लेकिन वेद माथुर साहब जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो समझ में आता है। मैंने भी इस बात को अलग अलग मंचों से अलग अलग बार बोला है, समझा भी है कि निश्चित रूप से बीजेपी जो है वो रणनीति के तहत इस विषय को मुद्दा तो बनाए हुए है। जनता चर्चा कर रही है, मीडिया चर्चा कर रहा है, राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि वसुंधरा राजे की क्या भूमिका है, वसुंधरा राजे को चेहरा क्यों नहीं बनाया जा रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी संवेदना व्यक्त कर रही है वसुंधरा राजे को लेकर। लेकिन वेद माथुर जी का जो कहना है कि वसुंधरा राजे की उपस्थिति से जो पार्टी को फायदा होना चाहिए वो तो बीजेपी ले रही है, लेकिन वसुंधरा राजे को आगे करने से पार्टी को जो नुकसान हो सकता है उससे पार्टी बच रही है। ये रणनीति सामूहिक नेतृत्व की तस्वीर के रूप में सामने आती है। तो सामूहिक नेतृत्व और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, ये बात समझ में आती है। लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत और उनकी सरकार मिशन रिपीट की जो बात कर रहे हैं, उसके बीच में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अशोक जी आप चिंता मत करिए,
जो योजनाएं कल्याणकारी आपने शुरू की है, हम उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप मोहर तो लगा रहे हैं खुद प्रधानमंत्री कि अशोक गहलोत जी ने अच्छी योजनाएं शुरू की है। देखिए मीना जी, एक शब्द के कई अर्थ निकाल सकते हैं हम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अशोक गहलोत जी को खुद को यकीन नहीं है कि वो जो है सरकार बचा पा रहे हैं। उन्होंने एहसास कर लिया है, उन्हें एहसास कमतरी हो चुकी है और वो जा रहे हैं, ये मान चुके हैं। इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को तो चालू रखिएगा, हमारी योजनाओं को तो बंद मत कीजिएगा। तो मोदी जी ने राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाया कि आपकी इन योजनाओं को और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, इनको बेहतरी के साथ लागू करेंगे। तो इसमें समझने का फेर ये है कि इनकी योजनाएं, जो इनकी योजनाओं को इन्होंने जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर के रूप में इन्होंने शक्ल में उसको ढाला है राजस्थान में, उनमें काफी कुछ रद्दोबदल की आवश्यकता रहेगी, काफी कुछ सुधार की आवश्यकता होगी। तो इस सुधार की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता मीना जी, पहली बात तो ये। नंबर 2, आपने कहा वेद माथुर जी की बात कुछ हद तक मैं सही मान सकता हूँ। इनका आकलन, ये वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि निश्चित तौर पे एक कारण वेद माथुर जी वाला भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए, राजस्थान की 7-8 करोड़ जनता के जब दुख हरने की बारी आ रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बेहद सतर्कता के साथ अपने हर एक कार्यकर्ता को दायित्व देना पड़ रहा है। और कई दायित्व जानबूझ के एक व्यक्ति को कई बार एक से ज्यादा दायित्व दिए जाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को जिस तरीके से पेविलियन बैठाकर क्रिकेट के मैच में उसका हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए जो है हम उस खिलाड़ी का उपयोग लेते हैं, उस तरीके से कई ऐसे नेता भी होंगे, कई ऐसे पदाधिकारी भी होंगे जो मार्गदर्शन के रूप में संगठन को मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई लोग फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आपने ये भी देखा होगा, वो मीडिया में और कई तरीके से कांग्रेस के लोगों ने ये बात चलाई कि वसुंधरा जी को स्पीच में जगह नहीं दी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि स्टेज पे लगातार रूप से वसुंधरा जी साथ है प्रधानमंत्री मोदी जी के, लगातार रूप से हर मंच को साझा कर रही हैं। तो इसलिए कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो वसुंधरा जी के समर्थक हो, चाहे वो किसी और नेता के समर्थक हो, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है खुद अपने नेता तय करता है। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष जो है अपना भाग्य खुद बनाता है, हमारे नेताओं का भाग्य उसके हाथ में होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको कतई किसी प्रकार का कोई अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। और हमारे यहाँ जो कैडर बेस राजनीति जो है, कैडर बेस जो हमारे संगठन है, उसके सिद्धांतों के अनुरूप पंचनिष्ठा में यकीन रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और राजस्थान में निश्चित तौर पे 2023 में विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम मोदी जी के पुनर्वापसी करेंगे। और ये निश्चित तौर पे ये आप देख लीजिए, 2023 से पहले 2023 और 24 की संख्या आती है। हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा कि अशोक गहलोत जी गिनती भूल गए, डायरेक्ट 2023 से 2030 पहुंच गए, मिशन 2030। तो ये बड़ा मैं समझता हूं कि आज के युग में, आज के परिदृश्य में ये जो इनका नारा है, ये जो स्लोगन है, ये कतई सूट नहीं करता है मीना जी। हमें 2023 से और 2024 से गुजर कर 2030 में पहुंचना है। तो ये कांग्रेस का ख्याली पुलाव है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के ये जो सपने हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कम नहीं है मीना जी। मीना जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कड़वी लगे, वो ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी और शाह जी की बीजेपी है। आज कोई भी राजनीतिज्ञ जो बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा हो और उसने पूरा लाभ उठाया हो बीजेपी का, आज यदि वो बगावत करता है या सैबोटेज करता है या इनडायरेक्टली पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए भी इस पार्टी में पूरा इंतजाम है। अभी मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई है, मैं टीवी नहीं देख रहा था, मेरे पास फोन और मैसेज आए हैं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो ठीक है, वो अरेस्ट हो गए। तो ये जो इस तरह के अरेस्ट है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है, ये कल उन लोगों के भी खिलाफ हो सकती है जिन्होंने खिला खाया है और आज फिर वो
कमाने के उद्देश्य से राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन अंदर से बीजेपी से बगावत करें तो वो ये उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए उनके सामने विकल्पहीनता की स्थिति है। और जैसा मैंने कहा, मैं दोहराने की कॉस्ट को भी आपको कहना चाहूंगा कि भाजपा का जो कस्टमर है या मतदाता है वो सॉलिड है, उनका अलग विचारधारा वाला है। मैं यहाँ दर्जनों लोगों को ऐसा जानता हूँ अजमेर के अंदर जो हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो वोट उन्हीं को देके आएंगे यदि उनको टिकट मिलता है तो। कारण ये है कि वो वोट है वो स्थानीय विधायक को नहीं है, वो बीजेपी को वोट है। तो बड़ा सिंपल है, इनका गेम बड़ा सिंपल है। और इस समय इनको ये सूट कर रहा है कि कमल का फूल या मोदी जी का चेहरा सामने रखा जाए, तो ऐसा कर रहे हैं। किसी दिन और कोई स्थिति बनेगी तो वो उस स्थिति के हिसाब से चलेंगे। और आरएलपी भी यात्रा कर रही है। आरएलपी की यात्रा भी जोधपुर पहुंची है वेद माथुर जी। आरएलपी कितना नुकसान बीजेपी का कर पाएगी? देखिए, आरएलपी की जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल वैसी है जैसी कि काशीराम जी की हुआ करती थी किसी जमाने में या मायावती जी की होती है। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी विचारधारा है कि अपनी जाति के लोगों को संगठित करो, उनका वोट लो। इस बार आरएलपी की व्यू रचना स्ट्रेटेजी लगती है कि वो बहुत सारी जगह गैर जाट को भी टिकट देने के मूड में है। उसमें ये होगा कि जैसे उनका ये वायदा रहेगा कि भाई हम जाट वोट आपको ट्रांसफर करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए उनको कोई ब्राह्मण कैंडिडेट मिलता है जहाँ पे जाट कम है, 10-20 हजार ही है, तो वहां ब्राह्मण कैंडिडेट को अपना लेंगे और उसको कहेंगे भैया हम आपको जाट वोट ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह की, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिला के जो मेरा आकलन है वो ये है कि अल्टीमेटली यदि वो नुकसान करेंगे तो जाट तो परंपरागत मतदाता रहा है कांग्रेस का, तो ये नुकसान तो कांग्रेस का ज्यादा हुआ, इसमें बीजेपी का नुकसान कहाँ होने वाला है। और मान लो सपोज ये इतना कुछ करके भी ऐसा तो है नहीं कि आरएलपी कोई यहाँ 110 सीट ले जाएगी, 10-5 सीट ले भी गए तो उनको बीजेपी को ये लगता है कि आरएलपी को जो गलतफहमी पाली हुई है इन्होंने वो दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं, इनको लड़ने दें, 5-7 सीट से ज्यादा ही नहीं लेंगे। और देखिए सवाल तो ये भी है कि ये गलतफहमी आरएलपी को आई कहाँ से? शुरुआत कहाँ से हुई? महेश शर्मा जी। जी, देखिए जहां तक है कि सारे समीकरण जो उठाए गए हैं वो जो वेद जी ने भी संकेत भी दिए थे कि आरएलपी का उदय कैसे हुआ। आरएलपी का उदय हुआ है भाजपा से बगावत करने के बाद, जाट वोट बैंक मुख्य रूप से, कि जाट वोट बैंक के माध्यम से वो अपना जातिगत मतलब क्या कहते हैं वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आप भी देखिए नाथुराम मिर्धा और परशुराम मदेरणा के बाद में जाट नेतृत्व को लेकर के बड़ी राजस्थान में, यहाँ तक कि आज तक भी अभी भी मतलब संकट बना हुआ है कि कौन जाटों की राजनीति का कर। तो ये मतलब दोनों पार्टियों का है कि कैसे न कैसे किसी भी रूप में कि छोटे जो उनका व्यक्तित्व है उन्हें आगे बढ़ाया जाए। चाहे जैसे नागौर में जो प्रयोग किया कि उन्होंने नाथुराम मिर्धा की बेटी ज्योति मिर्धा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि उनको यह है कि नाथुराम मिर्धा का उनका एक लाभ मिले। इसी तरह से मतलब और सुभाष महरिया को जो इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई तो कि भाई सीकर और शेखावाटी के क्षेत्र में मतलब जो जाट जो मतदाता हैं और जाति के जो लोग बाग उन्हें हम आकर्षित कर सकते हैं। तो आज ये है कि जाट मतदाता जीत हार में बड़ा एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि जाट नेतृत्व न कांग्रेस के पास इतना प्रभावशाली है और न बीजेपी के पास, ये तो रही। और इसमें ये हनुमान बेनीवाल अपने मतलब चूंकि युवा नजर आ रहे हैं और युवाओं जो को एक संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक नए जाट व्यक्तित्व के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये चीज। अब आप ये देखिए कि भाजपा में कमल का फूल ही क्यों रखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले अगर चुनावों में देखा जाए किस तरह के आरोप प्रत्यारोप वसुंधरा राजे के नेतृत्व को लेकर के उठे थे। उन पे आरोप भी लगे थे शासन में कि ये मतलब जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए पार्टी के वही सदस्य हैं। आज मतलब कैलाश मेघवाल जी ने अर्जुन मेघवाल जी को पे आरोप लगा दिए। और इसके अलावा अशोक गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत में भी खींचतान चल रही है। तो ऐसे विवादास्पद व्यक्तित्व को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं
मंच पे कि हमारा ये नेतृत्व इनके हाथ में होगा, तो पार्टी को उससे उनकी प्रतिष्ठा को और उसमें चुनाव में रणनीति में लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में यह है कि भाई कमल का फूल है, बाकी मैं तय करूंगा, ये हम लोग तय करेंगे, पार्टी हाईकमान करेंगे कि हम किसको सत्ता में सौंपें। तो ऐसे जो विवादास्पद जो चेहरे रहे किसी भी कारण से, चाहे अफवाह के रूप में हो, चाहे मैनिपुलेशन के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में वास्तव में उन्होंने कुछ किया हो, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको पृष्ठ में लेना, लेकिन उनकी मदद भी लेनी है, क्योंकि वो वर्ग विशेष के लोग बाग हैं, तो लिहाजा उनका भी एक मतलब क्या कहते हैं पार्टी लाभ लेना चाहती है। और फिर अपना चेहरा तो जो मुख्य रूप से है कि कमल का फूल है, और कमल का फूल का मतलब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और प्लस अमित शाह हैं। अब वो तय करेंगे स्ट्रेटेजी, और ये है कि जिस तरह से ये जो आपने ये देखा कि जैसे संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं ये लोग, उसमें भी मतलब माइक्रो, ये मैक्रो और माइक्रो एक सिस्टम होता है कि एक मैक्रो में तो ये है कि आपने विशेषज्ञों को बुला करके उनसे राय ली, भाई 2030 का विजन क्या होगा, वो इनडायरेक्ट में वो भी वो घोषणा पत्र की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। आगे, और इसी तरह से ये वाली माइक्रो के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आम जनता का जुड़ाव है उसमें, वो विशेषज्ञों के जुड़ाव, ये आम जनता की जुड़ाव, तो ये वाला वहां पे एक लिस्ट बनती है, उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। और यहाँ मतलब क्या कहते हैं, एक रथ को वहां फील्ड में भेजा जा रहा है। जितना भी ग्राउंड से जो रिपोर्ट आती है, ग्राउंड से जितने जुड़ती है जो भी पार्टी, या मतलब अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, या वहां तक अपना उपलब्धियां भिजवाने में सफल रहती हैं, वही पार्टी सत्ता में आती है। माहौल बनाने के लिए है कि माहौल बनाने की कला किस पार्टी में है, वही उसमें बाजी मार जाता है। जी, तो ये सारी जो चीज है, राज्य के मुख्यमंत्री भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं के प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री अकेले जुटे हुए हैं और वहां उन्होंने मोदी शाह ने पूरी पार्टी को भी साथ जुटाया हुआ है और खुद भी लगे हुए हैं। तो ये जो आक्रामक रणनीति है चुनाव की, इसका फायदा वेद माथुर जी बीजेपी उठा लेगी। देखिए मीना जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जाटों के नेतृत्व की बात हुई और हनुमान बेनीवाल जी की बात हुई। तो देखिए पहली चीज तो है कि हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो संपूर्ण राजस्थान में नहीं है, वो नागौर और आसपास के जिलों तक ही उनका प्रभाव है, पहली बात। दूसरी बात, वो वहां पे एक मोनोपोली नहीं है उनकी। अभी ज्योति मिर्धा है, दिव्या मदेरणा है, इन लोगों का भी प्रभाव है। और खास तौर से मैं जो दिव्या मदेरणा के वीडियो देख रहा था, उससे मुझे लगा कि वो जिस तरह की भाषा यूज कर रही है और जिस तरह का उनका अंदाज है, वो जाट कम्युनिटी को सूट करता है। वो जिस तरह की एग्रेसिव है, उनका जो आक्रामक रवैया है, वो जाटों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। तो अकेले हनुमान बेनीवाल के पल्ले बहुत कुछ हो, ये संभव नहीं है। दूसरा आपका सवाल है छवि का, और बहुत सारे सवाल है। मेरा एक काउंटर सवाल है कि कांग्रेस ने जो योजनाएं शुरू की, 100 यूनिट बिजली से लेके और मुफ्त दवाइयां और बहुत सारी, इन योजनाओं के रहते हुए क्यों कांग्रेस में अफरा तफरी मची हुई है? क्यों सटोरिये भी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आएगी? क्यों? इस पे आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत है कि कांग्रेस को ये सोचना है कि हम हार क्यों रहे हैं। जो पर्यवेक्षक हैं वो ये कहते हैं कि भाई हार रहे हैं। इवन राहुल गांधी ने कहा है कि कांटे की टक्कर है। तो उनको ये चिंतन कांग्रेस को करना है कि हम ऐसा क्यों हो रहे हैं। दूसरा देखिए क्या है कि मोदी जी हरदम एक काम करते हैं कि वो नैरेटिव वो सेट करते हैं। जो इलेक्शन का क्वेश्चन पेपर होता है उसके सवाल वो खुद बनाते हैं, और वो ऐसे सवाल बनाते हैं जो उनको सूट करते हैं। तो चेहरा भी क्या है इस बार जो उन्होंने खड़ा किया है, वो अशोक गहलोत वर्सेस मोदी, ऐसा एक नैरेटिव बन गया। अब इस नैरेटिव में स्वाभाविक है कि जो मोदी है उनकी छवि है, उनकी इंटरनेशनल छवि है, बड़े नेता हैं। और गहलोत जी का जहां तक सवाल है, वो अच्छे नेता है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 5 सालों में उनका एक मेजर टाइम है, वो सचिन पायलट की बगावत से जूझने में निकल गया। अभी टिकट जब बटेंगे तो उस टिकट वितरण में भी पायलट वर्सेस गहलोत चलेगा, आपको पता है अच्छी तरह। तो इस सब में उनकी ऊर्जा का अपव्यय हो गया। दूसरी ओर मोदी के साथ ये एडवांटेज है कि उनको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से
कोई उनकी एनर्जी लॉस नहीं है, कोई ऊर्जा की हानि नहीं है, सारी ऊर्जा वो इलेक्शन में लगाते हैं। इनके पास पूरी लेबोरेटरी है, उनको पता है कि देश में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। दूसरा, अभी कैलाश मेघवाल जी का भी जिक्र आया, अर्जुन मेघवाल का भी जिक्र आया। देखिए, जहां तक कैलाश मेघवाल जी का सवाल है, मैं उनको बेहतर जानता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि उन्होंने जो सत्ता सुख भोगा है, अब उनको लग रहा है कि पार्टी टिकट नहीं देगी, तो जो सत्ता है अपने आप में एक बहुत तगड़ा नशा है। तो उनको लग रहा है कि यार मैं जिस नशे का एडिक्ट हूँ, वो मेरे हाथ से नशा जा रहा है, तो उनका तड़पना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग है कि जैसे कोई भी जाट नेता ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी पार्टी का कोई और जाट नेता आगे आए, वैसे ही कैलाश मेघवाल को ये लगता है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, उनका जो झंडा है वो मेरे हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी नेतागिरी के दम पे ही मेरी नेतागिरी चल रही है। अब उनको लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ टीवी के हर फ्रेम में नजर आते हैं, चाहे वो राजस्थान का मसला हो या ना हो, लोकसभा में कुछ पीएम बोल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर जगह फ्रेम में अर्जुन मेघवाल होते हैं। तो नेचुरल है, कैलाश मेघवाल को पीड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी जो उम्र है 90 साल से ऊपर के होने वाले हैं मेरे ख्याल से, तो उनका ना तो प्रभाव रहेगा, और जो कुछ वो कर रहे हैं उससे वो अपनी विधानसभा सीट भी बचा पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरी पार्टी में कोई मुझसे बड़ा नहीं हो, मेरे समाज में मुझसे कोई बड़ा नहीं हो, मेरे ज़िले और मेरे राज्य में मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। अगर हर राजनेता इसी सोच के साथ राजनीति में खुद को आगे बढ़ाएगा, तो राजनीति में युवाओं को लाने की, राजनीति की नई तस्वीर बनाने की और राजनीति के एक नए अध्याय की जो हम बातें करते हैं, वो नहीं हो पाएँगी। और ना ये मुमकिन है कि कोई नेता ऐसा चाहे और ऐसा कर ले, क्योंकि युवा जोश और युवाओं के विचारों को भी समय-समय पर जगह मिलती रही है। इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी चले गए और नरेंद्र मोदी आ गए। इसीलिए वसुंधरा राजे का यहाँ पर भी कहीं न कहीं एक विकल्प तलाशने की कोशिश पिछले 5 साल में लगातार बीजेपी के द्वारा की गई और इसीलिए कई सारे लीडर्स भी यहाँ तैयार बीजेपी ने किए हैं। बहरहाल यात्राओं की राजनीति का फायदा निश्चित रूप से बीजेपी लेती रही है। राजस्थान के चुनाव में कितना ले पाएगी ये समय बताएगा, लेकिन अभी आक्रामक अंदाज में बीजेपी चुनावी मैदान में है। 2030 के विजन के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी बड़ी चुनौती दे रहे हैं और ये जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।